स्पेशल रिपोर्ट का वक्त हुआ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान प्रेम पर बवाल छिड़ गया है। मणिशंकर अय्यर ने अप्रैल 2024 के एक इंटरव्यू में पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की थी। कांग्रेस नेता ने दावा किया था कि पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, इसीलिए भारत को उनका सम्मान करना चाहिए और लगातार पाकिस्तान से बात करते रहना चाहिए। कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम का एक और नजराना। मणिशंकर अय्यर को मिला एटम बम वाला बहाना। पाकिस्तान परस्त नीतियों पर बीजेपी का निशाना। कांग्रेस के बड़े नेता मणिशंकर अय्यर एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि मणिशंकर अय्यर की पाकिस्तान के लिए मोहब्बत रह रहकर सामने आ रही है। अप्रैल 2024 का वो इंटरव्यू देखिए जिसमें मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के लिए पलक पावड़े बिछाने की बात कर रहे हैं। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। हाँ, ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी है, इतना पास तो में हम। ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको, लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा? तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान को इज्जत देने की वकालत कर रहे हैं। जाहिर है मणिशंकर अय्यर की पाकिस्तान के लिए ये दिल्लगी बीजेपी को अखर गई है। अब पूरा कांग्रेस का कुनबा बीजेपी के टारगेट पर है। एक तो ये एक नया भारत है, ये किसी से डरने वाला भारत तो है नहीं, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन मणिशंकर अय्यर जी और उससे पहले सैम पिट्रोडा जी के स्टेटमेंट्स के द्वारा राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजीज, उनके नीति, उनके विचार के बारे में काफी स्पष्टता हम सबको समझने में, देखने को मिल रहा है। अरे पाकिस्तान की क्या हिम्मत कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखे। भारत मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, दिया भी है, बार बार दिया है। और इसलिए तो पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ दिखता है। बार बार बयान इस तरह क्या रहे पाकिस्तान के कांग्रेस के समर्थन में और यहां से कांग्रेसियों के पाकिस्तान के समर्थन में। ये रहे यहां पर गए कुछ कांग्रेस के नेता, लेकिन दिल और दिमाग से अभी भी ये पाकिस्तान के साथ है। ये कोई पहली बार नहीं है जब मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान की तारीफ की। वो पहले फेज महोत्सव के दौरान लाहौर में हुए वेलकम पर अपना प्यार लुटा चुके हैं। यही वजह है कि बीजेपी उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। राहुल गांधी, कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान आज खाने को मुहताज है। हम यही कहेंगे, दोगली नीति कांग्रेस छोड़े। हिंदुस्तान इतनी ताकतवर है कि कोई आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान भूगोल में दिखाई नहीं देगा। ये फारूक अब्दुल्ला की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलता है, आतंकवादी की भाषा। अंकल मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान भी गए थे एक बार पाकिस्तान से सहायता मांगने के लिए कि मोदी को हटाना है, अब वो किस प्रकार से पाकिस्तान के ताकत और मसल को दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कहते हैं कि पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए,
पाकिस्तान जो हमारे यहाँ पर आतंकवादी भेजता है उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी मणिशंकर अय्यर पर जोरदार हमला बोला है। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान को सम्मान देने के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, भारत को डरना चाहिए। मैं इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किया जा रहा है। ये खास वर्ग के वोट हासिल करने के लिए किया जा रहा है जो भारत में रहते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये उन्हें खुश करने के लिए है और उनके वोट पाने के लिए है। उधर कांग्रेस मणिशंकर अय्यर के बयान पर पूरी तरह घिर गई है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। मणिशंकर अय्यर जी की कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, इसलिए वो जो कहते हैं उनका व्यक्तिगत है। कांग्रेस का ऐसा कोई मत नहीं है। कांग्रेस इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रही है। यानी कांग्रेस के लिए विवादों की जिस नई लहर को मणिशंकर ने उठाया है वो लहर चुनावी दौर में कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। और इधर मध्य प्रदेश की राजनीति में भी विवादित बयान पर घमासान छिड़ गया। मध्य प्रदेश के बड़े सीनियर नेता के बयान का मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष ने समर्थन भी कर दिया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तीखा पलटवार किया है। महिलाओं का अपमान और हिंदू मुस्लिम राजनीति का सांप्रदायिक घमासान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया पर ये गंभीर आरोप बीजेपी लगा रही है। आरोप ये है कि कांतिलाल भूरिया ने अपने सिर्फ एक ही बयान में न सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण किया बल्कि महिलाओं का अपमान भी किया और इसके साथ साथ बहुविवाह का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करके नारी गरिमा को भी ठेस पहुंचाई। बीजेपी के भी कई वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया के बयान को बेहद आपत्तिजनक मान रहे हैं और इस पर बयानबाजी मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक चल रही है। इस पूरी राजनीति के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कांतिलाल भूरिया ने क्या कहा। मैं कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता एक एक माता बहन सबको आगे लाओ और कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नी तो 2 लोग जाएगा। बिहार के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांतिलाल भूरिया के इस बयान को सीधे सीधे मुसलमानों के तुष्टीकरण से जोड़ दिया है। गिरिराज सिंह ने साफ साफ कहा है कि क्या अगर किसी की 3 पत्नियां होंगी तो उसको कांग्रेस पार्टी की सरकार 3 लाख रुपया देगी। कांतिलाल भूरिया के बयान पर छिड़ी राजनीति ने अब सांप्रदायिक रंग ले लिया है। अच्छा है, यानी मुसलमान को 3 शादी है तो 3 लाख देंगे। ये देंगे कहां से? इटली से लाके देंगे क्या? आज तक तो दिया नहीं। दादी जी ने कह गई थी इंदिरा जी आधी रोटी खाएंगे, ये लोग कहे इंदिरा जी को जिताएंगे। आज झूठी घोषणा कर जिनकी विश्वसनीयता ही समाप्त हो चुकी है, उनके वादे पर क्या कहना। जिस मंच से कांतिलाल भूरिया ने यह बयान दिया उसी मंच पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद थे। जीतू पटवारी ने कांतिलाल भूरिया के बयान का समर्थन कर दिया। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी जिन्होंने एक घोषणा बहुत भयंकर कर दी है बिहार कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। मुस्लिम पर्सनल लॉ मुसलमानों को बहुविवाह की इजाजत देता है, लेकिन बहुविवाह की परंपरा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले पर एक पीठ का निर्माण भी किया जा चुका है। ऐसे में 2 पत्नियों को 2 लाख रुपए देने के कांतिलाल भूरिया के विवादित बयान ने महिला नेताओं को भी नाराज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता आए दिनों महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है और जिनकी 2 पत्नियां हों उनको हम 2 लाख रुपए देंगे। हम कांतिलाल भूरिया के इस घोर अमर्यादित बयान की निंदा करते हैं। कांतिलाल भूरिया मध्य प्रदेश के बड़े आदिवासी नेता हैं।
भूरिया 1998 में पहली बार लोकसभा सांसद बने। मनमोहन सरकार में कांतिलाल भूरिया मंत्री भी रहे हैं। भूरिया मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। एमपी के रतलाम से ही कांतिलाल भूरिया कांग्रेस उम्मीदवार भी हैं। रतलाम लोकसभा सीट बीजेपी का एक गढ़ बन चुकी है। मध्य प्रदेश की सीट पर 2014 और 2019 में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया क्या विवादित बयान देकर चर्चा में आना चाहते हैं? ये बयान उनको फायदा पहुंचाएगा या नुकसान, ये 4 जून को पता चल जाएगा। दलित, ओबीसी और मुसलमान हिंदुस्तान के सबसे बड़े 3 वोट बैंकों पर घमासान छिड़ चुका है। वोट बैंक की जंग में राहुल गांधी चुनावी सभाओं में संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी ने कर्नाटक की सरकार में दिए गए मुस्लिम आरक्षण को मुद्दा बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के 2 सबसे बड़े एजेंडे हैं। पहला, मोदी सरकार तीसरी बार आई तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा, और दूसरा एजेंडा ये कि प्रधानमंत्री मोदी SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस के पूरे प्रचार के खिलाफ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। चौथे चरण के मतदान के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के अंदर आरक्षण के मुद्दे पर खुलकर और पूरे विस्तार के साथ अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी की शब्दावली में संकल्प नजर आ रहा है। मोदी ने कहा कि जब तक मोदी जिंदा है, कोई भी दलित और OBC का आरक्षण छीनकर किसी धार्मिक वर्ग को नहीं दे सकता है। इसके साथ ही मोदी ने नारा दिया है कि दलित, OBC और वंचितों के अधिकार का मोदी है चौकीदार। लगातार कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे रहा हूं। मैं कांग्रेस से पूछा कि वो लिख कर दें कि वो SC, ST, OBC का आरक्षण उसके टुकड़े करके एक टुकड़ा मुसलमान को नहीं बांटेंगी। मेरा सवाल सही है कि गलत है भाई? सही है कि गलत है? अब वो ये मुसलमानों को देना चाहते हैं और कांग्रेस जवाब भी नहीं देती है। प्रधानमंत्री मोदी अब आरक्षण के मुद्दे पर बेहद आक्रामक हैं, क्योंकि राहुल गांधी अपनी चुनावी सभाओं में संविधान की किताब लेकर भाषण दे रहे हैं। झारखंड की एक चुनावी सभा में आदिवासियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने संविधान की किताब दिखाई और ये कहा कि नरेंद्र मोदी इस किताब को फाड़ना चाहते हैं। ये भाइयों और बहनों, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये जो किताब है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपकी आवाज है। ये आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की आवाज है और बीजेपी इस आवाज को चुप करना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का रुख एकदम साफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा उदाहरण दिया है और कहा है कि कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां रातों रात मुसलमानों को OBC का दर्जा दे दिया गया और इस तरह OBC का हक मार के एक धर्म विशेष को दिया गया। क्या राहुल गांधी के पास प्रधानमंत्री मोदी के इन सवालों का कोई जवाब है? इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान। गंभीरता से कह रहा हूं, ये महाअघाड़ी आरक्षण का, महापक्षण का महाअभियान चला रही है। आखिर दलित और OBC का आरक्षण सही मायने में कौन छीन रहा है? कर्नाटक के अंदर आखिर किसने OBC का आरक्षण छीन लिया? इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया है, लेकिन राहुल गांधी लगातार अपने दावों पर कायम है। उन्होंने यहां तक ऐलान किया कि जब मोदी सरकार संविधान खत्म कर देगी तो दलितों को मिलने वाला आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। संविधान से आपका अस्पताल में इलाज किया जाता है, अगर ये मिट जाएगा तो आदिवासी कहीं के नहीं रहेंगे, दलित और पिछड़ा वर्ग कहीं का नहीं रहेगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र की रैली में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि कर्नाटक में बाबा साहब के उसूलों के खिलाफ जाकर धर्म विशेष को आरक्षण दिया गया। आरक्षण पर कांग्रेस का हाल चोर मचाए शोर, ये चोर मचाए शोर वाला है। धर्म के आधार पर आरक्षण बाबा साहब के सिद्धांतों के खिलाफ है, बाबा साहब की भावना के खिलाफ है। संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया उसकी पीठ में छुरा भोंकने वाला ये माफ न कर सके ऐसा पाप है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनका आरक्षण छीन करके माइनॉरिटी के नाम पर अपने वोट बैंक को दे देना। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी आरोप लगाते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने धर्म के नाम पर देश को तोड़ा और पाकिस्तान का निर्माण करवाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस से सवाल पूछा था कि आखिर कांग्रेस देश को कितनी बार तोड़ेगी, और अब एक धर्म विशेष को आरक्षण देने के सवाल पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी को घेर लिया है। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां पर जेके लोन अस्पताल में जो पिछले दिनों खून में से प्लाज्मा चोरी का मामला सामने आया था, उसमें जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। उस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर सत्येंद्र चौधरी एपीओ कर दिए गए हैं। एसीएस शुभ्रा सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी है। ब्लड बैंक के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग नहीं पाई गई। यह भी एक बड़ी बात, सनसनीखेज बात कि ब्लड बैंक के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग ही नहीं मिली है। 7 कैमरों में से प्लाज्मा स्टोर रूम में लगे हुए एक कैमरे के तार कटे हुए हैं, यानी सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत सब कुछ खेल खेला जा रहा था। खून में से प्लाज्मा चोरी करके उसको आगे भेजने का, बेचने का, अन्य उपकरणों से छेड़छाड़ होना भी पाया गया है। सिर्फ इतना ही खेल नहीं था, इस संबंध में अस्पताल प्रशासन को सूचना भी नहीं दी गई। इन स्थितियों को संदेहास्पद माना गया है। लैब टेक्नीशियन किशन सहाय कटारिया और डॉक्टर सत्येंद्र चौधरी के खिलाफ सीसीए नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। और यह बड़ी खबर धौलपुर से है, जहां पर 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। हत्या के प्रयास के मामले में बदमाश फरार चल रहा था, अब गिरफ्तार हो गया है। चंदीलपुरा घाटी से उसकी गिरफ्तारी हुई। इनामी बदमाश जगदीश पुत्र दाताराम गुर्जर निवासी ज्वारेकापुरा को गिरफ्तार किया गया। हत्या के प्रयास के मामले में बदमाश फरार चल रहा था। राजकार्य में बाधा, अवैध हथियार और हत्या का प्रयास जैसे करीब आधा दर्जन मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं। बात चुनाव की कुछ खबरों की और करते हैं। शिवसेना गुट के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। इसके साथ ही मुंबई और नागपुर में पुलिस को संजय राउत के खिलाफ शिकायत दी गई है। ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। औरंगजेबाचा जन्म नरेंद्र मोदीच्या गावात झालाय, इतिहास पहा तुम्ही। उद्धव ठाकरे के लिए राजनीतिक पिच तैयार करते करते संजय राउत ने ऐसा बयान दे दिया है जो उनके लिए ही मुसीबत बन गया है। संजय राउत के बयान के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हो गई है। मामला अब भी लगातार तूल पकड़ रहा है। दरअसल शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव की लड़ाई को दिल्ली बनाम महाराष्ट्र की लड़ाई बनाने में जुटे हुए हैं। इसीलिए उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल रहे नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से करने की कोशिश की है। औरंगजेबाचा जन्म नरेंद्र मोदीच्या गावात झालाय, इतिहास पहा तुम्ही। दाहोद नावाचं गाव आहे अहमदाबादच्या बाजूला। औरंगजेब तिथे जन्माला आलाय गुजरातमध्ये, म्हणून आपल्याशी ते औरंगजेबी वृत्तीने वागतायत। पण लक्षात घ्या, एका औरंगजेबाला या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही काढलाय।
27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे. तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कोण है? तू कोण आहे? हा मराठ्यांचा इतिहास आहे, मराठी माणसाचा इतिहास आहे. संजय राउत ने अहमदनगर की रैली में ये बयान चुनावी लाभ होने के लिए दिया है और बयान के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा भी खोल दिया है. महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम ने कहा है कि इस अभद्र भाषा की सजा जनता देने वाली है. निराशा के कारण उनके मुख से अभद्र वाणी के प्रयोग हो रहे हैं. आदरणीय वंदनीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में जिन्हें लोग केवल एक पुरुष के रूप में नहीं, ईश्वरीय पुरुष के रूप में सारा देश उन्हें देख रहा है, न उनके आगे कोई न पीछे कोई, त्यागपूर्ण और समर्पित जीवन इस मां भारती के लिए वो जी रहे हैं. ऐसे व्यक्ति को, ऐसे वंदनीय हमारे प्रधानमंत्री जी को आप आक्रांता के साथ जोड़ोगे? क्या हो गया आपकी मति को? पराजय का डर आपकी बातों से स्पष्ट दिख रहा है. बीजेपी ने संजय राउत के इस बयान के खिलाफ चुनाव आयोग में भी शिकायत की है और इसके अलावा मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन पर भी कंप्लेंट दर्ज की गई है. महाराष्ट्र में औरंगजेब और शिवाजी की राजनीति कोई नई राजनीति नहीं है. महाराष्ट्र में जब भी चुनाव आते हैं, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब की चर्चा जरूर होती है. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी कई सभाओं में छत्रपति शिवाजी महाराज की नीतियों को अपनी प्रेरणा स्रोत बता चुके हैं. खुद को छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत का प्रतिनिधि साबित करना चाहते हैं, लेकिन इस विरासत का असली प्रतिनिधि कौन है, फैसला जनता करेगी. बाबा केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं. हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए. अब अगले 6 महीने श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं. उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है. अगले 6 महीने के लिए बाबा केदार के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं. पूरी केदार घाटी इस वक्त हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज रही है. केदारनाथ धाम में पहले ही दिन भक्तों की भारी भीड़ प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है. केदार घाटी में पारा अभी भी 0 के आसपास है, लेकिन हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है. हर हर महादेव. पिछली साल जब केदारनाथ धाम के कपाट खोले थे, तब 7 से 8 हजार श्रद्धालु पहले दिन दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 10,000 को पार कर चुका है. चुनौतियों के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लोगों की मंगलमय यात्रा की कामना और सभी से व्यवस्था में सहयोग की अपील कर रहे हैं. 4 धाम यात्रा के लिए अब तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं. पिछले साल रिकॉर्ड 55 लाख लोगों ने 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण करवाया था. हालांकि अभी तो शुरुआत है. हर हर महादेव. और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही. आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ.